देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जहां पर गाजियाबाद के मुरादनगर में एक बड़ा हादसा हुआ। मुरादनगर के एक शमशान घाट का लेंटर गिरने से 23 लोगों की मौत हो गई है। मलबे में दबे 38 लोगों को अब तक निकाला जा चुका है। हादसे के बाद मौके पर एनडीआरएफ की टीम भी पहुंच गई। सूत्रों के मुताबिक करीब 2 महीने पहले ही यहां पर निर्माण कार्य पूरा हुआ था। एक प्राइवेट बिल्डर ने निर्माण का ठेका लिया था, जो अब फरार बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। इस मामले में पुलिस ने अब एफआईआर भी दर्ज कर ली है। नए साल का तीसरा दिन उत्तर प्रदेश के मुरादनगर के लिए मनहूस साबित हुआ। यहाँ के एक शमशान घाट में अंतिम संस्कार के लिए आए लोग तेज बारिश में एक गैलरी के नीचे खड़े थे कि अचानक गैलरी भरभरा कर ढह गई। इससे पहले कि कोई संभल पाता, नीचे मौजूद अधिकतर लोग मलबे में दब गए। ये मात्र 1-1.5 महीने पहले ही कंस्ट्रक्शन हुआ था और पिलर जमीन में न खोद के जमीन से ऊपर ही पिलर रख रखे हैं। भ्रष्टाचार की बिल्कुल पराकाष्ठा पार कर रखी है। ये जो बनाया था ये बल्लियों पर खड़ा करा गया, जो चीज पिलर पे खड़ी होनी थी। अभी हम 1 महीने पहले आए थे, तब भी हम इस बात का जिक्र कर रहे थे कि भाई ये चीज ऐसे नहीं बननी थी, बल्लियों पे खड़ी कर दी। घटना की खबर मिलते ही पुलिस, प्रशासन और दमकल विभाग की टीमें राहत और बचाव के काम में जुट गई। मदद के लिए एनडीआरएफ की टीमों को भी तुरंत गाजियाबाद से बुलाया गया। लेकिन इससे पहले कि कुछ खास काम हो पाता, कई लोग मलबे के नीचे अपनी जान गंवा चुके थे। बाकी घायलों को आसपास के अस्पतालों में पहुंचाया गया। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है यहाँ पर, और पिछले 3 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ चल रहा है। एनडीआरएफ की टीम भी हम लोगों ने बुला ली है। पूरा जिला प्रशासन, हमारा पूरी मेडिकल टीम, हमारी पूरी पुलिस टीम, फायर ब्रिगेड टीम सब यहाँ लगे हुए हैं। और इस समय हम लोग का प्राइम ऑब्जेक्ट ये है कि हम यहाँ पर जो लोग मलबे में दबे हुए हों उनको निकालना और उनको चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराना, उनको सुरक्षित अस्पताल तक पहुँचाना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत मेरठ रेंज के कमिश्नर और आईजी को राहत के कामों का जायजा लेने मौके पर भेजा। मैंने उन लोगों से स्पष्ट कर दिया है कि राहत कार्य में घायलों को तत्काल उपचार कराने के साथ ही इस पूरी घटना की रिपोर्ट वे तत्काल प्रदेश शासन को उपलब्ध करवा दें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी घटना पर दुख जताया है। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया है। राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरठ के डिविजनल कमिश्नर और एडीजी जोन से घटना की रिपोर्ट मांगी है। मुरादनगर से मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र की बात करते हैं, जहां पर अहमदनगर जिले में एक लैब के खिलाफ फर्जी कोरोना रिपोर्ट देने का मामला दर्ज किया गया है। दरअसल एक ही यूआईडी और सैंपल नंबर की रिपोर्ट अलग अलग लोगों को दिए गए, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में अब जुट गई है। 79 वर्षीय बबन खोखराले की तबीयत खराब होने पर उन्हें अहमदनगर के एक अस्पताल में भर्ती किया गया। नियम के अनुसार अस्पताल में भर्ती करते वक्त उनकी कोरोना टेस्टिंग की गई, जो पॉजिटिव निकली। कुछ दिनों बाद बबन खोखराले की मौत हो गई, लेकिन बाद में उनके बेटे अशोक खोखराले ने पाया कि जो कोविड रिपोर्ट उनके पिता को दी गई, ठीक उसी सैंपल नंबर और उसी यूआईडी की रिपोर्ट दूसरे लोगों को भी दी गई, जबकि एक ही सैंपल नंबर के 2 रिपोर्ट नहीं हो सकते हैं। इन्होंने इस मामले में शिकायत दर्ज की है। तो वो रिपोर्ट देख के मेरे पिताजी की जो मेरे हाथ में रिपोर्ट थी, दोनों अगर मैंने मैच करके देखे तो सेम यूआईडी नंबर था, सेम टाइमिंग था, सेम डॉक्टर था। सिर्फ नहीं तो उसमें मेरे पिताजी का और उनका नाम अलग अलग था और उम्र अलग थी, बाकी पूरे रिपोर्ट सेम थे। तो मुझे पक्का डाउट हो गया कि मेरे पिताजी की एक डुप्लीकेट रिपोर्ट जिस हॉस्पिटल से के बारे में मैंने कंप्लेंट किया, उन लोगों ने ये कृष्णा लैब के मैनेजमेंट से मिलकर ये खोटे रिपोर्ट बनाए। तो मैंने इनके बारे में फिर एमआईडीसी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दायर की। पुलिस में मामला दर्ज होने के बाद अस्पताल प्रशासन ने इस मामले में जांच की, जिसमें पाया कि बबन खोखराले का सैंपल कभी इनके लैब तक पहुंचा ही नहीं था और लैब के कुछ कर्मचारी फर्जी रिपोर्ट बनाकर दे रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। यहाँ पेशेंटचा नमुना आलेलाच नाही, सॅम्पल आपल्याकडे लॅबला आलेलाच नाहीये। जब लैब ने जांच की तो पता चला कि ऐसे किसी मरीज का सैंपल आया ही नहीं था और किसी दूसरे की रिपोर्ट में नाम बदलकर ये दिया जा रहा था। एमआईडीसी पुलिस स्टेशन लैब के 2 कर्मचारियों की ओर से ये काम हुआ है, जिसके खिलाफ हमने पुलिस में शिकायत की है। जी पुढील कार्यवाही आहे ती करू शकता। डुप्लिकेट कोरोना पॉझिटिव्हचं सर्टिफिकेट बनलेलं आहे। शिकायत मिलने के बाद हमने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लैब के मालिक और कर्मचारियों से भी बात की जा रही है और जल्द ही मामले में कार्रवाई की जाएगी। त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे आणि गुन्ह्याचा सखोल तपास करून जे काही सत्य बाहेर येईल त्यानुसार आम्ही पुढील कारवाई करत आहोत। किसी के कोरोना संक्रमित होने का मतलब होता है कि उसके पूरे परिवार को
अलग अलग तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और ऐसे में ये फर्जी रिपोर्ट वाला मामला बहुत ही गंभीर लगता है और ये देखना अहम होगा कि पुलिस की जांच में ऐसे और कितने मामले सामने आते हैं। अहमदनगर से सागर दुसल और मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। प्रयागराज में संगम तट पर माघ मेले की तैयारियां चल रही हैं। यहां साधु संत प्रशासन द्वारा आवंटित जमीन पर अपना शिविर लगाते हैं और 1 महीने तक जब तब करते हैं। यहां जमीन आवंटन को लेकर आचार्य के 2 महत्व में विवाद होता हुआ नजर आ रहा है। जगत गुरु रामानुजाचार्य और प्रपन्नाचार्य और विष्णु प्रपन्नाचार्य के समर्थकों में लाठी डंडे तक चल गए। इसका वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन फिलहाल फैसला अभी नहीं हुआ है जगह को लेकर। इससे पहले लेकिन झगड़ा यहां पर जरूर देखा गया। जम्मू कश्मीर के बालाकोट सेक्टर के डाबी गांव में रविवार को तलाशी अभियान के दौरान 1 पिस्टल, 5 ग्रेनेड और कुछ मैगजीन्स बरामद किए गए हैं। पुंछ के एसएसपी ने कहा है कि आतंकी इन हथियारों का इस्तेमाल धार्मिक स्थानों पर हमला करने के लिए करने वाले थे। इस्तेमाल इसका और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की उनकी मंशा थी, लेकिन फिलहाल ये जब्ती हो गई है, तो उम्मीद की जा रही है कि कुछ और सुराग भी इनसे मिल सकते हैं। उधर पंजाब के संगरूर में कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करने पहुंचे बीजेपी के नेता अश्विनी शर्मा का विरोध कर रहे किसानों और पुलिस के बीच गहमागहमी हो गई, जिसके बाद पुलिस ने किसानों के ऊपर लाठीचार्ज भी कर दिया, जिसमें एक किसान बुरी तरह से जख्मी हो गया है। लगातार हम देख रहे हैं कि किसानों का जो आंदोलन है वो जगह जगह पर चल रहा है और बीजेपी का विरोध कर रहे थे पंजाब में किसान संगरूर में, जहां पर इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली जब पुलिस और किसानों के बीच झड़प हो गई। उधर फरीदाबाद की संजय कॉलोनी में खाना बनाते वक्त गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद घर में अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग को बुझाने की कोशिश में खाना बना रही महिला के साथ उनकी बेटी और बेटा बुरी तरह से झुलस गए। महिला ने बहादुरी दिखाते हुए सिलेंडर की नॉब को बंद कर दिया, नहीं तो आग पूरे घर को अपनी जद में ले सकती थी। इस हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई हैं। उधर जम्मू कश्मीर में मौसम का मिजाज लगातार सर्द बना हुआ है। शनिवार को कई जगहों पर बर्फबारी देखने को मिली। जम्मू कश्मीर की जवाहर सुरंग के आसपास के इलाके में भारी बर्फबारी होने से नेशनल हाईवे 44 को भी बंद करना पड़ा है, जिससे आवाजाही खासी प्रभावित हुई है। फिलहाल बर्फ को हटाने का काम जारी है। और पिछले करीब 1 हफ्ते से जम्मू कश्मीर में लगातार बर्फबारी देखने को मिल रही है। श्रीनगर में भी नए साल की शुरुआत से ही बर्फबारी हो रही है और बर्फ गिरने से चारों ओर आप देख सकते हैं तस्वीरें। इस तरह का नज़ारा जो है वो देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोगों के साथ सर्दी के मौसम में इस खूबसूरत नज़ारे को देखने यहाँ पर अब पर्यटक भी पहुँचने लगे हैं, जो बर्फबारी का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में पारा माइनस में भी चला गया है। श्रीनगर में भी तापमान काफ़ी गिरा हुआ है और आप तस्वीरें देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब पर्यटकों के लिए खासकर ये मौसम जो है और ये जो बर्फबारी है ये बेहद लुभावनी है। सैलानियों के पहुंचने का सिलसिला भी अब जम्मू कश्मीर में जारी हो गया है और कहीं ना कहीं कोरोना के जो मामले कम हुए हैं उससे भी लोगों में थोड़ी राहत है और अब लोगों ने अपने घरों से निकलना शुरू कर दिया है, छुट्टियां मनाना शुरू कर दिया है और उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। श्रीनगर में सैलानी पहुंचे हुए हैं और बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। एनडीटीवी ल्यूमिनस के साथ साझेदारी में एक मुहिम चला रहा है, बी अ बिजली डोनर। हम कहते हैं पावर बचाइए और पावर आपको मिलेगी। हमारा मकसद लोगों को आज ऊर्जा बचाने के लिए प्रेरित करना है ताकि आने वाले कल के लिए ज्यादा ऊर्जा और शक्ति हमें मिल सके। अगर हमारे कामकाज की जगह भी ऊर्जा बचाने को ध्यान में रखकर बनाई जाए तो भी इसे हासिल किया जा सकता है। यहाँ कुछ ऐसे कदम हम आपको बता रहे हैं जो हम उठा सकते हैं जिससे कि बिजली बचाई जा सकती है। सीहोर से हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी की खास रिपोर्ट, जिसमें कार्बन एमिशन के लिए खास कार तैयार की गई है।
हरियाली और भविष्य की खुशहाली के लिए सीहोर में श्री सत्य साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के छात्रों और शिक्षकों ने सौर ऊर्जा से चलने वाली एक कार बनाई है। कि हमारे बच्चे फाइनल ईयर के बच्चों द्वारा बनाई गई ये व्हीकल है सोलार कार। हम कार्बन इमिशन खत्म कर रहे हैं। जो भी पॉल्यूशन गैसेस निकलती हैं हमारी पेट्रोल कार्स में या डीजल कार्स में, इस कार में वो जीरो हैं। सौर ऊर्जा से चलने वाले घरों की तरह ये गाड़ी सौर ऊर्जा को परिवर्तित करती है, जिससे कार की मोटर को चलाने वाली बैटरी को ईंधन मिलता है। इस कार को बनाने में अभी लगभग 70 से 80 हज़ार रुपये के आसपास खर्च आया है, और अगर ये मास स्केल पर हम इसको प्रोडक्शन करेंगे तो मुझे लगता है कि 42 से 45 हज़ार के आसपास इसमें आना चाहिए। हम इस टेक्नोलॉजी को पेटेंट कराएंगे, और अगर इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियलिस्ट चाहेंगे तो इसको प्रोडक्शन बड़े स्तर पर बढ़ेगा। अब छात्र कार की बॉडी को सौर फिल्म से लपेटने की तकनीक पर काम कर रहे हैं, ताकि इसकी क्षमता को और बढ़ाया जा सके। अगर सौर ऊर्जा से चलने वाली ये कारें सड़क पर दौड़ने लगे तो पारंपरिक कारों से कई मायनों में अलग होंगी। पहली तो ये कि सौर ऊर्जा मुफ्त है, हर जगह उपलब्ध है, और सबसे बड़ी बात कि इससे महंगे ईंधन जैसे पेट्रोल और डीजल से निजात मिल सकेगी। सीहोर से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।